हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। दोस्तों, एलआईसी के आईपीओ के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट फाइनली बहुत एक्टिवली इस पे काम कर रही है। और गवर्नमेंट ने आज क्या कर दिया, बहुत सारे बैंकों को अपॉइंट किया। यहाँ पे देखें कि गवर्नमेंट ने कोटक महिंद्रा बैंक को, जेपी मॉर्गन को, गोल्डमैन सैक्स को एज ए इंटरमीडियरीज अपॉइंट किया है। दोस्तों, इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जो बीच का बंदा होता है, जो एलआईसी का आईपीओ का वैल्यूएशन करेगा कि कंपनी का बुक्स में जाके बैलेंस शीट देके पूरा वैल्यूएशन करेंगे। साथ में ये लोग वो सारा का सारा डेटा निकाल के फिर कितना बड़ा आईपीओ होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, कितना इसका प्राइस रहेगा, ये सब फाइनलाइज करके सेबी के साथ एक डीआरएचपी फाइल करते हैं। दोस्तों, वो डीआरएचपी होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ इसमें। बट मेरे ख्याल से अब जो एलआईसी के आईपीओ के लिए जो मुझे लग रहा है कि इनका जो गवर्नमेंट का प्लान था वो था एनुअल ईयर 2021 टू 2022। तो सेम अभी जो ईयर चल रहा है उसी ईयर में एलआईसी का आईपीओ लेके आने वाला। ये एलआईसी का आईपीओ दोस्तों बहुत ही बड़ा होगा। इसका साइज है मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ के बराबर का साइज है। ऑलमोस्ट ये 12 से 13 बिलियन डॉलर का साइज बनेगा। तो इतना बड़ा आईपीओ इंडिया में कभी नहीं आया है। और मेरे ख्याल से इस चक्कर में इंडिया में बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट फिर से नहीं खोलेंगे। तो ये 2-3 शेयर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इंडिया में बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुलेंगे, लोग और नए जुड़ेंगे। तो आपको पता है कि सबसे अच्छी बात किसके लिए है, सीडीएसएल के लिए। फिर दूसरा है एक्सचेंजेस के लिए भी अच्छी बात है, वो है बीएससी जो भी लिस्टेड है। तो इन दो स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि आज एक T1 सेटलमेंट का भी न्यूज़ आया था और अब ये एलआईसी का आईपीओ का न्यूज़ भी, ये सीडीएसएल के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अब ये यहाँ से नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं एलआईसी आईपीओ के लिए क्या क्या और चल रहा है अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें 8 सितंबर आज का ही डेट है। इतने सारे बैंकों को उन्होंने अपॉइंट किया है। तो क्या करने के लिए, फॉर लिस्टिंग एंड पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट इस इक्विटी शेयर होल्डिंग इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपको पता है कि आईपीओ होता है। वो क्या करेंगे, एलआईसी का अगर उसके पास 100% शेयर हैं तो क्या करेंगे, कुछ पार्ट मेरे ख्याल से 4 से 5 या 10% ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एलआईसी का जो वैल्यूएशन है दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है वो। तो एलआईसी का 5% ही बहुत ज़्यादा होता है। वो भी आईपीओ में आ जाए तो उसका भी समझ लो 1 लाख करोड़ बन रहा है। तो इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको बहुत एक्टिवली बहुत सारे बैंकों को अपॉइंट किया है इसकी करेक्ट वैल्यूएशन के लिए। मतलब वो चाहती नहीं कि इसकी कोई वैल्यूएशन इधर से इधर हो जाए, तो वो अच्छे से उसकी मल्टीपल बैंक्स को अपॉइंट किया गया ताकि इसकी करेक्ट वैल्यूएशन और उसका करेक्ट आईपीओ साइज निकाल सके और फाइनली फिर सेबी के साथ इसको आगे फॉरवर्ड लेके जा सके। दोस्तों, आई थिंक 2-3 सितंबर को भी खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने बिड्स भी मंगवाई हैं लीगल एडवाइजर के लिए, एलआईसी के लिए। तो उसका भी आई थिंक लास्ट डेट कुछ रखा है इन लोगों ने, बोला ही देखिए यहाँ पे। तो लास्ट डेट फॉर द बिड्स इज 16 सितंबर। तो ये काफ़ी तेज़ी से मतलब स्टार्ट हो रहा है। 16 सितंबर दोस्तों भी एक हफ्ता ही बचा हुआ है। तो बिड्स भी आ जाएंगे लीगल एडवाइजरी के लिए। फिर धीरे धीरे जब फाइनल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे ये सारे बैंक्स, तो ये एक ड्राफ्ट तैयार करके सेबी के साथ ये फाइल कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था, यहाँ पे एम्बिशियस टारगेट ऑफ 1.75 लाख करोड़। तो ये गवर्नमेंट का दोस्तों जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट करने का, जो भी अपना गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको वो क्या कर रही है, एक सेल करके मतलब पैसा लेके आ रही है। वो पैसे का यूज़ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे का गलत यूज़ हो रहा है, वो पैसे का यूज़ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे साथ में, लोग भी अब क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे से एलआईसी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो लोगों में भी एक काइंड ऑफ बनेगा कि हमारे पास भी एलआईसी का शेयर है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का शेयर है। तो दोस्तों, ये सारा पैसा इन लोगों ने टारगेट था, वो मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि एलआईसी आईपीओ और एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम के प्राइवेटाइजेशन से ही निकल जाएगा। जो इतना इनका टारगेट है ना, मेरे ख्याल से एलआईसी के आईपीओ से भी मेरे ख्याल से जो 60-70% पैसा है गवर्नमेंट को उसी में मिल जाएगा। तो ये आईपीओ आप समझ लो कि कितना बड़ा आईपीओ आ रहा है। दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि जो एलआईसी के आईपीओ के लिए जो एफआईज है उनको 20% तक का स्टेक दिया जा सकता है। और 20% बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पे देखें, अलाउइंग अप टू 20% इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। द लिस्टिंग ऑफ इज सेट टू बी इंडियाज द बिगेस्ट एवर आईपीओ विद गवर्नमेंट इज एमिंग टू रेज अप टू 900 बिलियन रुपीज। और आप बोल सकते हैं इसको 12.24 बिलियन डॉलर फ्रॉम इट्स स्टेक।
ओ माय गॉड। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा ये आईपीओ आने वाला है, बार बार आपको बोल रहा हूँ। और इस आईपीओ की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलेगा और मेरे ख्याल से इंडिया में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे और इंडिया की मार्केट के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा फेवरेट शेयर्स है सीडीएस और बीएसई, उनके लिए तो ये पॉजिटिव है ही आगे। तो दोस्तों जो मैं आपको बात कर रहा था कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये किसी कंपनी ने फाइल किया है सेबी के साथ, डीआरएचपी करके आता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। बहुत सारी जो जितनी भी कंपनी है, जितनी भी लिस्टिंग कंपनी होने वाली होती है, उनको पहले ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। ये कौन तैयार करता है? ये सारे जितने भी इंटरमीडिएरीज होते हैं जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए ना बैंक, वो सब तैयार करते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये सिंपल सी वर्डिंग्स में is prepared by the merchant bankers as a preliminary registration document for the company looking to float an IPO for book building issues। ये सेबी के साथ फाइल किया था, आप देख सकते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड इंटेंशन इज टू रेज मनी बाय सेलिंग कंपनी शेयर्स टू इन्वेस्टर। ये तो आपको पता है कि आईपीओ क्यों आता है, कि कंपनी पैसा जोड़ अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने खर्चे के लिए या अपना कोई नया कुछ प्लांट लगाना है, तो उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है, अपने थोड़े से शेयर बेच के उस पैसे को वहां पे लगाती है। तो ये डॉक्यूमेंट क्यों आता है, क्लैरिफाई यहाँ पे देखें दोस्तों, वाई द कंपनी विशेस टू रेज द मनी फ्रॉम पब्लिक। तो ये इसमें मेंशन किया था कि कंपनी जो ये लेके आ रही है आईपीओ, वो ये पब्लिक से क्यों पैसा ले रही है, मतलब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते, क्या क्या रिस्क हैं, ये मनी कहाँ पे यूज की जाएगी, इसके रिस्क क्या है। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन उसमें बताया जाता है। साथ में कंपनी के जो फाइनेंशियल सारे बताया जाता है, उसके बिजनेस के ऑपरेशन क्या क्या है, उसका स्टैंडिंग इन द इंडस्ट्री प्लेयर्स, उसके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, प्रमोटर्स क्या कौन से हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड पेयर्स कौन से हैं, अभी उसमें जो एंजल्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन से, सारा का सारा डिटेल इस डीआरएचपी में बताया जाता है। साथ में दोस्तों इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आप बताओ जब आप आईपीओ लेके आओगे तो किस प्राइस पे लेके आओ, वो मैंडेटरी नहीं होता। बट हाँ, अगर आप वो नहीं बता रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स और उसका लोअर और अपर बैंड क्या है। आपको पता होगा जब आप के पास आईपीओ का देखते हैं आप लोग, तो उसमें आता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप ले सकते हैं, साथ में उसका बैंड आता है। दोस्तों सारा जो होता है प्रोसेस, इसके बाद बिडिंग प्रोसेस होगा, तो जो प्राइस डिसाइड होता है वो बिडिंग प्रोसेस के बाद ही डिसाइड होता है। तो सब कुछ होने के बाद कंपनी क्या करती है, फिर सेबी के साथ इसको फाइल करती है, और फिर सेबी बाद में क्या करके फाइनल ऑफर होने के बाद सेबी को अगर लगे कि कुछ इसमें कमी है या कुछ इसमें रिव्यू करके कुछ सेबी निकालती है, तो वापस ये मर्चेंट बैंकर्स को वापस ड्राफ्ट भेजती है। तो फिर क्या करते हैं वो वापस बैंकर्स क्या होते हैं, जो भी सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, वो अपना ऑब्जर्वेशन को इम्प्लीमेंट करके वापस सेबी को भेजती है। फिर सेबी क्या करती है, उनको वापस स्टॉक एक्सचेंजेस को भी भेजती है। ये बीएसई और एनएसई को साथ में ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो फाइनल ये डॉक्यूमेंट तैयार होने के पहले पूरा रिव्यू होता है पूरा सेबी के साथ। तो दोस्तों ये होता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको अभी भी सीडीएस में बने रहना चाहिए। ये न्यूज़ सीडीएस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। साथ में हमारे जो एक्सचेंजेस हैं एनएससी और बीएससी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव। एनएससी का आईपीओ भी आएगा थोड़े दिनों में, तो मेरे ख्याल से उसका भी ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो आप इंडिया मार्केट में इन्वेस्टर रहे हैं। इंडिया मार्केट मेरे ख्याल से आपको आगे के 5-10 साल मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है दोस्तों। जिस हिसाब से इंडिया का ग्रोथ आगे लग रहा है, जिस हिसाब से इंडिया ये आईटी में बड़ा है और साथ में इतने आईपीओज आ रहे हैं, इतने स्टार्टअप्स बने हैं, ये मुझे ग्रोथ इतना जो इंटरनेट कंपनीज इंडिया में आ गई हैं, तो इतने मोबाइल्स, इतना डेटा जो लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जियो फाइबर आने के बाद इंडिया के प्रोस्पेक्टस दोस्तों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। साथ में जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपको रियल वेल्थ बनानी है तो आपको यहाँ पे 5 से 10 साल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आप पता नहीं आप यहाँ से 100x 200x मल्टी बैगर यहाँ पे निकाल पाएंगे दोस्तों। अगर आप बोलेंगे कि मैं रोज ट्रेडिंग कर लूँ दोस्तों, उसमें आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, उसमें आप 1-2 दिन का लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा आपका। बट आपको रियल वेल्थ बनानी है दोस्तों, तो आपको लंबा टाइम का सोचना, मैं कह रहा हूँ आपको लंबा टाइम का किसी बिजनेस सेट पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बिजनेस हो गया या गैस वाला हो गया या ये डिपॉजिटरी कंपनी होगी या एक्सचेंजेस होगी, तो आपको एक लंबा व्यू देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको बहुत ही पैसा बनेगा। आप फ्यूचर में देखेंगे कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी इन्वेस्टेड रहें और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहें, ऐसे बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्टेड ना रहें। उसका चार्ट देखें, उसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देखें, एटलीस्ट वो कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है।
अपना क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा फंडामेंटल, थोड़ा सा चार्ट देख लें कि वॉल्यूम कैसा हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है वॉल्यूम की, और ये थोड़ा सा सपोर्ट उसका और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, तो थोड़ा सा आप देखें, एंट्री सही लेवल पे किया करें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।